हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा एक कोर्स है वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट, तो उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इससे पहले हमारी इस क्लास की एक पार्ट 1 जो क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हल कराए थे, यानी डिस्कस किए थे। उसके बाद में 51 से और 100 तक इस पार्ट 2 में देखते हैं। तो जैसे कि चलते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन की तरफ इस पीडीएफ से। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं हमारी इस क्लास के पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है उसी क्लास का। तो इसमें 51 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा जो 51 क्वेश्चन है कि दिया है कि फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और वन्य कणों को हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उससे कहते हैं निस्पंदन। निस्पंदन से दोस्तों हम लोग पानी में उपलब्ध धूल और धूल के कण को अलग करते हैं। नेक्स्ट है कि फेडरल प्लेविंग नाम मानकों के अनुसार नए शौचालयों में उपयोग करने के लिए गैलन क्या है। दोस्तों, गैलन एक मानक है जिसकी मात्रा 1.6 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है वर्षा जल संचयन की कितनी विधियां हैं। दोस्तों, वर्षा जल संचयन की कितनी विधियां हैं, वो 2 विधियां हैं। वर्षा जल संचयन की 2 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हम जल दक्ष सिंचाई प्रणाली को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जल दक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंचाई की जल दक्षता जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रिप सिंचाई विधि लागू करके, यानी ड्रिप इरिगेशन करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, वो है सतही या उप सतही, यानी कि सरफेस व अब सरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि लोगों को वर्षा जल संचयन लागू करना चाहिए, या लोगों को वर्षा जल संचयन किसके लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, पानी की कमी के दौरान उसका उपयोग कर सकें, इसके लिए हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। नेक्स्ट है 57 दिया है निम्नलिखित में से कौन वर्षा जल संचयन का लाभ है। तो दोस्तों, वो है बाध समन। बाध समन जो है वर्षा जल संचयन का लाभ है। नेक्स्ट है कि पानी के शरीर के आसपास क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है, उसमें जिसमें पानी शरीर होता है। तो है दोस्तों वाटर शेड, यानी कि पानी जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसे वाटर शेड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है। दोस्तों, वो बाढ़ न्यूनीकरण, यानी कि वर्षा जल संचयन से हम बाढ़ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक जैव निम्नीकरण के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी होती है। जो एरोबिक जैव होता है उसके निम्नीकरण के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन जो है दोस्तों 2 मिलीग्राम लीटर होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है अम्लीय मिट्टी की विशेषता में हो सकती है, यानी अम्लीय मिट्टी की विशेषता क्या हो सकती है। जो अम्लीय मिट्टी का पीएच मान है वो कम होता है, यहाँ पर कम होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा है। जो अम्लीय मिट्टी होती है दोस्तों उसका पीएच जो होता है, अम्लीय मिट्टी का पीएच 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा। नेक्स्ट है कि सीढ़ीदार मिट्टी संरक्षण एक प्रभावशाली विधि है किसके लिए। वो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट है वनों की कटाई का कारण क्या है से होता है। अधिक वनों की कटाई से जो है मृदा अपरदन अधिक होता है। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के में निम्नलिखित में से एक फसल प्रभावी का मानी जाती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा अपरदन के लिए अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों, वो है हमारी पिजन पी, यानी कि अरहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, सीट अपरदन किसके कारण होता है। दोस्तों, सीट अपरदन हमारा भारी बारिश के कारण होता है, सीट अपरदन। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण का अर्थ है। दोस्तों, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है। वो है मरुस्थल के प्रसार के रोकथाम, वनोपकरणों द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने एवं हवा बारिश में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जो प्रयास करते हैं उसे मृदा चरण संरक्षण कहते हैं, यानी कि मृदा के कटाव को कम करने के लिए। मृदा अपरदन का मुख्य संकेत क्या है। दोस्तों, मृदा अपरदन का जो मुख्य संकेतक है वो है ओजोन परत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 68 दिया है कि कंटूर वाइडिंग जांच करने के लिए की जाती है, यानी कंटूर वाइडिंग जो जांच है वो किसके लिए की जाती है। वो है सीट रीजन के लिए की जाती है, सीट रीजन के लिए की जाती है। इसका चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है मृदा बंधन सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों, मृदा बंधन का जो सबसे अच्छा तरीका है वो घास लगाकर किया जाता है, यानी कि ग्रास फार्मिंग से। नेक्स्ट है जब पेड़ों और झाड़ियों को नदियों के किनारे लंबी पंक्तियों में लगाया जाता है तो उन्हें इस प्रकार वर्णित किया जाता है। दोस्तों, उसे कहते हैं आश्रय बेल्ट, यानी आश्रय
बेल्ट द्वारा वर्जित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि केवल अफवाह के संचयन के लिए ढलान पर गड्ढे खोदने को कहा जाता है, उसे कहते हैं कंटूर ट्रेचिंग। कंटूर ट्रेचिंग। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है कि अपर्दित मिट्टी है दोस्तों। अपर्दित मिट्टी क्या है? वो है पौधों के पोषक तत्वों से रहित, यानी जो अपर्दित मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट है मल्चिंग मदद करता है दोस्तों। मल्चिंग किस में मदद करता है? वो नमी संरक्षण में मल्चिंग मदद करता है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके कारण से? वो वनोरोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यदि खेत में थोड़ा सा ढलान हो तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, वो है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग करके। जो कंटूर क्रॉपिंग करके ढलान वाली भूमि में कंटूर क्रॉपिंग करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है पहाड़ियों पर खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है? जो पहाड़ियों पर इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं बेंच टेरिसिंग। बेंच टेरिसिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बेंच टेरिसिंग करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर की शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जुताई का नुकसान है दोस्तों। वो मिट्टी के पानी की हानि। मिट्टी के पानी की हानि होती है। जो शुष्क और अर्ध शुष्क है वहाँ पर अगर ज़्यादा जुताई करेंगे तो मिट्टी में जो पानी की नमी होती है वो कमी आने लगती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक कौन सा है दोस्तों? वो है अधिक चराई। मरुस्थलीकरण का मुख्य जो है कारक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 दिया है प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान तकनीक कौन सी है दोस्तों? वो है ले फार्मिंग, यानी कि ले खेती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर करें। नेक्स्ट है कि शुष्क खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक आवश्यकता है, तो वो कौन सी है? फसल चयन। फसल चयन ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फसल चयन। नेक्स्ट है एरोसिविटी का कार्य। एरोसिविटी का क्या कार्य है? वर्षा की तीव्रता को नापना एरोसिविटी का कार्य होता है, या एरोसिविटी का जो उपयोग किया जाता है वो वर्षा की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भूमि क्षमता इकाई का संदर्भित करता है, वो है भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण जो है वो भूमि क्षमता इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है LUCC की तृतीय श्रेणी भूमि है, तो दोस्तों खेती के लिए माध्यम रूप से अच्छा, यानी कि LUCC की जो तृतीय श्रेणी भूमि है वो खेती के माध्यम के लिए अच्छी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 85 दिया है बांधों का निर्माण करके उद्देश्य क्या है? यानी जो बांधों का निर्माण किया जाता है इनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? रिटेनिंग वाटर, मिट्टी का नुकसान और नियंत्रित करने के लिए, वाटर को होल्डिंग करने के लिए और मिट्टी के नुकसान को कम करने के लिए जो है बांध निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है पवन विक्षोभ में वृद्धि के साथ बढ़ता है दोस्तों। वो क्या बढ़ता है? वो बढ़ता है घर्षण वेग जो है पवन विक्षोभ के साथ बढ़ता है। इसका नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन का कार्य है, तो दोस्तों मृदा अपरदन का कार्य है एरोसिविटी और एरोडिविलिटी। एरोसिविटी और एरोडिविलिटी जो है मृदा अपरदन का कार्य है। नेक्स्ट है कि जल अपरदन का क्रम क्या है दोस्तों? जो पानी के द्वारा अपरदन है उसे किस हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन हमारा शायद पूछा गया था 2020 के एग्ज़ाम में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो रहे थे तो शायद 7 सेमेस्टर में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो क्रिया है वो है स्लैश सीट और रील गली। स्लैश सीट रील व गली, ये जो है मृदा अपरदन का क्रम है दोस्तों। सबसे छोटा स्लैश, उससे बड़ा सीट, उसके बाद में रील और सबसे जो लास्ट में आता है वो गली अपरदन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि ग्लेवियन संरचना है दोस्तों। ग्लेवियन संरचना कैसी है? वो है लचीली और परागम्य। लचीली और परागम्य इसलिए संरचना है। नेक्स्ट है हवा का कटाव से अधिक होता है दोस्तों। हवा के कटाव से क्या अधिक होता है? वो है बंजर रेतीली मिट्टी, यानी बंजर रेतीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कटाव होता है वो हवा से होता है। नेक्स्ट है हवा का वेग पर कम होता है दोस्तों। हवा का वेग पर कम होता है, कहाँ पर कम होता है? वो ज़मीन पर कम होता है दोस्तों। वायु का जो गति है वो ज़मीन पर सबसे कम होती है, उसके ऊपर अधिक होती है। नेक्स्ट है यदि ऊपरी मिट्टी का क्षरण हो गया है तो हम एक भूमि को हटा देते हैं और उस पर उगाते हैं दोस्तों। क्या उगाते हैं? उस पर घास उगाते हैं। अगर क्षरण हो जाए तो उस मिट्टी में हम लोग घास उगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 में जो दिया गया है कि यदि एक ही फसल को एक खेत में बार बार उगाया जाए
उगाया जाता है तो क्या कहते हैं, उसमें जो है एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो उस खेत में विशिष्ट खनिज की कमी उत्पन्न हो सकती है या हो जाती है। बांधों और नालों का निर्माण रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों, वो गली कटाव या बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है बांधों और नालों का निर्माण। नेक्स्ट है, जलमग्न को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। जलागम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो मिट्टी की संरचना, जल विज्ञान और भूविज्ञान, ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट, मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। मरुस्थल का जो प्रकार है वो वास्तविक मरुस्थल और पथरीले मरुस्थल, वास्तविक मरुस्थल और पथरीले मरुस्थल जो हैं वो मरुस्थल के प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 जो हमारा है कि जल संभरण प्रबंध का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों। जल संभरण का मुख्य लाभ क्या है, वो है फसलीकरण की गहनता में वृद्धि। फसलीकरण की गहनता में वृद्धि जो है वो फसल संभरण का मुख्य कारक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, जल संभरण प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जल संभरण का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है मिट्टी, जल व रोपण, फसलें, पशुधन एवं मानव जनसंख्या का, इतनी सभी इसके उद्देश्य के मुख्य जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या पर बंजर भूमि का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या पर बंजर भूमि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का जो बंजर भूमि पर प्रभाव पड़ता है वो बंजर भूमि के कारण अनाजियों, फल व लकड़ी और चारे का अभाव हो जाता है। जो बंजर भूमि है उसमें मतलब अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट और 100 हमारा कि बंजर भूमि का विकास किया जा सकता है तो किसके द्वारा, वो सिंचाई की सुविधा करके पेड़ पौधे लगाकर बंजर भूमि का विकास किया जा सकता है। जो बंजर भूमि पड़ी हो वहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे लगा दें, सिंचाई कर दें तो बंजर भूमि हमारी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस ये जो हमारी 2 क्लासेस थी, यानी एक क्लास के जो 2 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस क्लास का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। ओके, टेक केयर। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TS एग्री एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे BSc एजी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो उसी के लिए हम लोग अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोग BSc एग्रीकल्चर में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो एग्रीकल्चर से तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आपके जो प्रिपरेशन है हर एक कोर्स की सबसे अच्छे से कराई जाती है, और दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम पेपर का सलूशन भी सबसे पहले, सबसे जल्दी और सबसे सही ढंग से कराया जाता है। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें जिससे कि उसको भी इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। दोस्तों आपके अन्य क्लासेस के वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड हैं जो कि आप वहाँ पर जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल है। दोस्तों भारत में जो समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, वो है 243 लाख मिलियन हेक्टेयर जो है वो भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त भूमि किस राज्य में है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समस्याग्रस्त भूमि है वो किस राज्य में है, वो है हमारी यूपी में। यूपी में है 131.15 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों 243 में से 131.15 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो केवल यूपी में ही समस्याग्रस्त भूमि है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा जो कोर्स है समस्याग्रस्त मृदाएं एवं उनका प्रबंध के बारे में है। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि यूपी में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों यूपी में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल जो है वो 1.3 मिलियन हेक्टेयर है, 1.3 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट होगा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। दोस्तों क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे किया जाता है, वो जिप्सम तथा पाइराइट से किया जाता है। जिप्सम तथा पाइराइट से क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों जो क्षारीय मृदा है उसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो दोस्तों उसमें जो है Na यानी कि सोडियम की अधिकता पाई जाती है। सोडियम की अधिकता पाई जाती है हमारी क्षारीय मृदा में। नेक्स्ट भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दोस्तों वो है 49 मिलियन हेक्टेयर। 49 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट होगा कि पीट मृदा
होती है। दोस्तों पेट मृदा क्या होती है? अम्लीय मृदा का दोस्तों दूसरा नाम पेट मृदा भी होता है, यानी कि पेट मृदा को अम्लीय मृदा भी कहा जाता है या अम्लीय मृदा को पेट मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा, अम्लीय मृदाओं में किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है? तो दोस्तों किस प्रकार के सूक्ष्म जीव अम्लीय मृदाओं में अधिक होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं फंजाई। फंजाई जो होते हैं वो अम्लीय मृदाओं में हमारे बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट होगा, भारत में जलमग्न मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत में जो जलमग्न मृदाएं हैं उनका क्षेत्रफल है 60 मिलियन हेक्टेयर। 60 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत में जलमग्न मृदाओं का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट होगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 328.74 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 328.74 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ये भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारे भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है, और कुल कृषक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल कृषि युक्त क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो दोस्तों वो है 139.4 मिलियन हेक्टेयर जो है कृषि युक्त क्षेत्रफल हमारे इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है, बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये हमारी 1985 में की गई। 1985 में बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में अकाल कमीशन का गठन कब किया गया? दोस्तों भारत में अकाल कमीशन का गठन कब किया गया? ये 1980 में किया गया। 1980 में भारत में अकाल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कितनी है? जो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता या सुलभता है वो है 0.3 हेक्टेयर, 0.35 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट होगा, दिया है कि टोटल वेस्टलैंड एरिया इन इंडिया। दोस्तों जो भारत में टोटल वेस्टलैंड इंडिया एरिया है वो कितना है? वो है 6,38,518 मिलियन हेक्टेयर जो है गाइस ये टोटल वेस्टलैंड एरिया है इंडिया का 6,38,518 मिलियन हेक्टेयर। ये डाटा 2014 का है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है, जिप्सम में गंधक की मात्रा होती है। दोस्तों जिप्सम में गंधक की मात्रा 18% होती है। नेक्स्ट है, जिप्सम की जल विलेयता होती है। जिप्सम की जल विलेयता कैसी होती है? तो दोस्तों वो होती है 20.41 ग्राम प्रति 100 ml जो है वो जिप्सम की विलेयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, CaCO3 का। नेक्स्ट है, जलमग्नता के कारण मृदा pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जल अधिक समय तक भूमि पर पानी भरा रहता है तो उसका pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका pH जो है दोस्तों कमी आती है, यानी pH जो है उसका डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, समान pH पर किस भूमि की आम्लता अधिक होगी? दोस्तों समान pH पर किस भूमि की आम्लता अधिक होगी? तो दोस्तों वो है क्ले सॉइल की, यानी चिकनी मृदा की जो है वो समान pH पर आम्लता जो है क्ले सॉइल की अधिक होती है। नेक्स्ट, लवणीय मृदा की विद्युत चालकता होती है। दोस्तों लवणीय मृदा की जो विद्युत चालकता होती है वो होती है 4 से 20 DSM जो है 4 से 20 DSM जो है लवणीय की विद्युत चालकता होती है लवणीय मृदा की। नेक्स्ट है, धान की साल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है कुछ। दोस्तों धान की जो साल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी हैं जो कि जलभराव युक्त उपयोग कर सकते हैं तो वो होती हैं दोस्तों CSR 10, 11, 12, TR8, जया और साकेत। ये दोस्तों कुछ धान की जो वैरायटी हैं ये रेजिस्टेंट हैं साल्ट के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है, गेहूं की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? गेहूं की जो साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है गाइस वो है राज 370, KRL 4, 7, खुर्चिया 65 गाइस ये वैरायटी है खुर्चिया 65। नेक्स्ट है HD 2009, HD 2285, PBM 154 जो दोस्तों ये है गेहूं की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं कुछ। नेक्स्ट है, जौ की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कुछ है जो है रत्ना ज्योति अंबर BH 97 के 125। ये जो दोस्तों हैं जौ की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। नेक्स्ट है, मस्टर्ड की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? मस्टर्ड की साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कुछ है पूसा बोल्ड, वरुणा, क्रांति, कृष्णा, प्रकाश, वैष्णवी, वरदान और रागिनी। ये दोस्तों मस्टर्ड यानी सरसों की हमारी कुछ साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डेट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर को लेकर, जो हमारा एक कोर्स है आपका समस्याकृत मृदाएं एवं उनका प्रबंध। तो इसके बारे में हम दोस्तों टॉप 20 to 25 क्वेश्चंस हल करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो कि गाइस अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन पसंद आए, क्लास पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, वाटरशेड एंड वेस्टलैंड के बारे में। जो इसका कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों ये कितना है, 49 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत में समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल, भारत में क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, संसार का के कुल भाग में कितने % मरुस्थल है। तो दोस्तों जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, उसमें कितना % जो है मरुस्थल है, वो है 40%। 40% जो है दोस्तों वहाँ पर मरुस्थल है टोटल एरिया का। नेक्स्ट है, अधिकतम लवण सहिष्णु घास है। दोस्तों ऐसी कौन सी घास है जो सबसे अधिक लवण या साल्ट सहन कर सकती है, वो दोस्तों है करनाल घास। करनाल घास जो है साल्ट के प्रति बहुत अधिक रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंसर है। दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंसर सेंटर जो है वो है हमारा हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक भूमि में अम्लता पैदा करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा उर्वरक है जो भूमि में अम्लता पैदा करता है, वो है हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो भूमि में अम्लता पैदा करता है। नेक्स्ट है, लवणीय मृदा में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लवणीय मृदा को बंजर या बांझ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा की ESP वैल्यू है। दोस्तों क्षारीय मृदा की ESP वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 15 से अधिक होती है क्षारीय मृदा की ESP वैल्यू। गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है, हेलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को कहा। दोस्तों हेलगार्ड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लवणीय मृदाओं को क्या कहा। तो दोस्तों उन्होंने कहा था ऊसर या सफ़ेद मृदाएँ। ऊसर या सफ़ेद मृदाएँ जो है लवणीय मृदाओं को कहा था। नेक्स्ट है, जिप्सम में जो कैल्शियम की मात्रा होती है कितनी होती है। दोस्तों जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है 22 से 24% तथा सल्फर की मात्रा होती है 18.6%। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है 22 से 24% और सल्फर की मात्रा 18.6%। नेक्स्ट है, अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। दोस्तों अम्लीय प्रकृति के उर्वरक कौन कौन से हैं, वो हमारा है अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट जो हैं वो हमारे अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि अम्लीय मृदा विज्ञान के जनक आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है, वो है हमारे वीवी डाकू चेव। वीवी डाकू चेव जो है ये अम्लीय मृदा आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी टर्म है। पेडोलॉजी किस भाषा का टर्म है दोस्तों, वो है ग्रीक भाषा का टर्म है। ग्रीक भाषा से लिया गया है हमारा पेडोलॉजी। नेक्स्ट है, ऊसर शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों किस भाषा से हुई है, ये संस्कृत के उष्ट्रा शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा के उष्ट्रा शब्द से हुई है ऊसर शब्द की उत्पत्ति। गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हो, मृदा कणों का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। दोस्तों मृदा कणों का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृदा गठन। नेक्स्ट है, साइज ऑफ क्ले सॉइल का साइज क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है 0.002 से मिलीमीटर से कम होता है क्ले सॉइल का जो है साइज होता है। नेक्स्ट है, सिलिका परसेंटेज इन सॉइल। दोस्तों सॉइल में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 27% सिलिका की मात्रा होती है भूमि में। नेक्स्ट है, लाल मृदा का निर्माण किस मृदा से होता है। तो दोस्तों वो होता है एंटी सॉइल से जो है सॉइल से लाल मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट होगा कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, जो अम्लीय मृदा में पौधे उगते हैं वो कहलाते हैं हेलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट होगा, मृदा में कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है 11 भागों में। इस मृदा को 11 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होगा, मरुस्थल भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। जो दोस्तों मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीरोफाइट। जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट। गाइस
अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।